हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग, काफी सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग या टॉप डाउन इन्वेस्टिंग करते हैं। मतलब ये कि अरे पीएसयू बैंक चलने वाले हैं, एसबीआई में पैसा लगा देते हैं या बॉब में लगा देते हैं। अरे नहीं, प्राइवेट बैंक ज्यादा चलेंगे, एचडीएफसी बैंक या कोटक या आईसीआईसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। या फिर अरे ये तो कंज्यूमर स्टॉक्स का जमाना है, कंज्यूमर स्टॉक चलने वाले हैं अगले 6 महीने में, तो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या और स्टॉक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आईटीसी है, डाबर है, इमामी है, मैरिको है, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स स्टॉक्स हैं। या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड लाइक ऑटोज या फिर ज्वेलरी कंपनी लाइक तनिष्क या टाइटन। क्या होती है थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग, टॉप डाउन इन्वेस्टिंग, और इसके क्या फायदे नुकसान हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट एक बात हम जो हमेशा कहते हैं कि ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स जो हैं, वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जब मिक्स किए जाते हैं तो लर्निंग जो होती है वो हमेशा बेटर होती है। और यही जो चीज़ें हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जब भी बात कर रहे हैं या टॉप डाउन इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरीके से उसे सीखें। लेट्स बिगिन। टॉप डाउन और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या फायदे और नुकसान हैं, और किन किन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। टॉप डाउन इन्वेस्टिंग सिंपल भाषा में, जब आप ये कॉल लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी में ये होने वाला है। सिंपल अगर एग्जांपल देखें, अरे यूएस की इकोनॉमी अगर अच्छा नहीं कर रही होती तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पर आता है। आईटी स्टॉक्स इंडिविजुअली ऊपर या नीचे हो सकते हैं, अच्छे या खराब हो सकते हैं, बट इन जनरल ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि अगर आईटी इंडस्ट्री को परफॉर्म करना है, वो अच्छा करना है, तो यूएस इकोनॉमी का सपोर्ट होना या यूएस इकोनॉमी का अच्छा करना बहुत जरूरी है। क्यों? सिंपल बात है, इंडियन आईटी कंपनीज काफी हद तक अपने बिजनेस के लिए यूएस की इकोनॉमी पर डिपेंड करती हैं, और यूएस की इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आईटी स्पेंड ज्यादा होगा, इंडियन आईटी कंपनी का बजट बढ़ेगा और उनको फायदा होगा। तो सिंपल भाषा में मार्केट की जो इन्वेस्टिंग होती है या सेक्टर की जो इन्वेस्टिंग होती है उसको टॉप डाउन इन्वेस्टिंग कहा जाता है। टॉप डाउन मतलब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अरे ये चीजें बहुत अच्छी हैं, इनको हम देख लेते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। सेक्टर की इन्वेस्टिंग, किसी एसेट की इन्वेस्टिंग। अक्सर लोग बोलते हैं अरे रियल एस्टेट का एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं, अरे ये पर्टिकुलर जो गुड़गांव है वहां की प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, अरे गुड़गांव में पैसा लगाते, गुड़गांव में फ्लैट खरीद लेते हैं। ये एग्जांपल है कि भाई अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है कोई पर्टिकुलर सेक्टर तो आप जाके वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। रियल एस्टेट में अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करेंगे जो कि उसको एक्सपोज करती है, जिसमें कि आपको एक्सपोजर देती है। करेंसी बेस्ड इन्वेस्टिंग हो सकती है, कंट्री वाइज इन्वेस्टिंग हो सकती है, कई तरह की टॉप डाउन थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग हो सकती है। अब इसका बेसिस क्या होता है, इसका बेसिस और डिफरेंस क्या होता है? सिंपल अगर आप देखें कि जब भी आप कोई ब्रॉडर इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। ट्रेंड्स मतलब कि क्या चल रहा है और आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से, अगर पिछले 12 से 24 महीने का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इंडिया में कुछ एक सेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म किए। जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस ने बहुत अच्छा किया, डिफेंस सेक्टर्स के जो स्टॉक है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा पिछले 2 साल का पीरियड देखें तो एज कंपेयर टू, हमने डिस्कस भी किया पहले कि एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स जो है वो इसलिए है कि आप इस बात को समझ पाए कि भाई ये थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग जो हो रही है, ये टॉप डाउन इन्वेस्टिंग हो रही है, वो कैसे डिफरेंट है। और आपने अक्सर देखा होगा, हम बहुत बार बात करते हैं ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, इसका पीई इतना है। फॉर एग्जांपल डीमार्ट, जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं कि अरे 100 से ज्यादा का ऊपर का पी है, कंपनी बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्रेट है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, लेकिन बहुत प्राइस टू अर्निंग्स महंगा है। या सिमिलरली आपने याद होगा आपको कि हमने डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के बारे में बात की है, या फिर अभी कुछ ही वीक्स पहले हमने बात की थी पेंट्स के सेक्टर के बारे में कि मतलब पेंट्स में क्या हो रहा है, वहां के प्राइस टू अर्निंग कैसा दिख रहा है, वैल्यूएशन कैसे दिख रहा है। तो वो होती है स्टॉक बेस्ड फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, जहां पे आप स्टॉक पे कॉल देने हैं, अरे तो ये स्टॉक जो है ये मुझे अच्छा लग रहा है फॉर बिजनेस रीजंस, फॉर वैल्यूएशन रीजंस, कुछ भी आपकी थीसिस हो सकती है, लेकिन आप एक बहुत कंपनी पे फोकस कर रहे हैं।
एज कंपेयर टू थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग, एज कंपेयर टू ब्रॉडर मैक्रो इन्वेस्टिंग, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्रॉडर मैक्रो इन्वेस्टिंग में आपने देखा कि भाई ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, ये सेक्टर के लिए आउटलुक अच्छा है, तो आपने वहां पे पैसा लगा दिया। जैसे तरीका है भाई, आप आईटी इंडेक्स खरीद लेंगे तो मतलब आईटी के साथ आपका एक्सपोजर हो गया, या फिर आपने ऑयल एंड गैस खरीद लिया तो ऑयल एंड गैस। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कभी कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है, किसी तरह का वॉर, किसी तरह की वायलेंस जब शुरू होती है, तो सबसे पहले ऑयल पे इम्पैक्ट आता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पिछले 2-3 सालों में रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से ऑयल का जो मार्केट है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड है, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग कर ली, सेक्टर में पैसा लगा दिया, एसेट में पैसा लगा दिया, दैट इज व्हाट टॉप डाउन इन्वेस्टिंग ऑल अबाउट, एज कंपेयर टू फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आप बहुत बारीकी से किसी स्टॉक को समझ रहे हैं, किसी कंपनी को समझ रहे हैं, तब आप कॉल ले रहे हैं। एसेट एलोकेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा अक्सर कि भाई इस पर्टिकुलर, अगर आपके पास 100 रुपीज हैं, तो आप अपने नेटवर्थ को कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना डेट में डालेंगे, कितना इक्विटी में डालेंगे, कितना रियल एस्टेट, कितना गोल्ड। इंडिया में गोल्ड भी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एसेट है। तो वो जो एसेट एलोकेशन वाला होता है, भाई आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें तो हिस्टोरिकल एवरेजेस के कंपैरिजन में जो मार्केट है, मार्केट थोड़ा सा महंगा है। मार्केट का जो प्राइस टू अर्निंग्स है, मार्केट का जो वैल्यूएशन है, वो थोड़ा महंगा है, निफ्टी हो, सेंसेक्स या कोई भी और इंडाइसेस। तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे इक्विटी में अपना एक्सपोजर थोड़ा कम करना है और मैं डेट में एक्सपोजर बढ़ा सकता हूं। नॉट टू से दैट डेट इज गुड और डेट इज बैड, बट अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर एसेट क्लास महंगी हो गई, तो आप दूसरे पर्टिकुलर एसेट क्लास की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे, ज्यादा उसका एक्सपोजर लेंगे। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स 101 पढ़ा है उन्हें याद होगा कि काफी जब हम डिमांड सप्लाई के इक्वेशन की बात करते हैं इकोनॉमिक्स 101 में, तो एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि जैसे चाय अगर महंगी हो गई और कॉफी का प्राइस अगर बराबर है, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। कॉफी की प्राइस जहां की तहां है, कॉफी की प्राइस चेंज नहीं हुई है, लेकिन अगर चाय महंगी हो गई, मतलब चाय का डिमांड कम हो गया। ऑफकोर्स डिमांड सप्लाई का जो लॉ है, डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है, वो यही कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है वैसे ही डिमांड कम हो जाती है। तो अगर आप देखिए कि सब्स्टिट्यूट गुड है, कि अगर कई लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी या चाय इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर कॉफी का कंजम्पशन कम हुआ या ज्यादा हुआ तो उसका चाय के कंजम्पशन से लेना देना हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। तो सेम चीज है कि आप यहाँ पे एसेट एलोकेशन की बात करें, अगर आपको लगता है इक्विटीज महंगे हैं, स्टॉक्स महंगे हैं, तो आप कहेंगे भाई मैं थोड़ा डेट में पैसा ज्यादा डाल देता हूं या थोड़ा सा किसी और एसेट की तरफ बढ़ जाता हूं। एज कंपेयर टू जब आप इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल एसेट में जब आप इन्वेस्ट करें तो आप ये देख रहे हैं कि भाई इन्फोसिस बेटर है या टीसीएस बेटर है, या मैं लीवर्स में पैसा लगाऊं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, या फिर मैं आईटीसी में एक्सपोजर लूं। वो जो आप स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहे हैं वो एसेट एलोकेशन का डिस्कशन नहीं है, वो आप किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिस्कशन। अब आप एक और चीज देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल फांग जो वर्ड है, जो फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल से मिलकर बना हुआ है। टेक पिछले 3-4 सालों में बहुत, स्पेशली आफ्टर कोविड, टेक हैज बीन इन फ्लेवर, और ये कंपनीज के वैल्यूएशन बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। तो ये यूएस टेक का जो एक्सपोजर था, ये जो यूएस टेक की जो इन्वेस्टिंग थी, इसको आप टॉप डाउन इन्वेस्टिंग कह सकते हैं कि भाई देखा कि टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट आ गया लोगों को। तो कोविड से क्या हुआ, कोविड एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जूम का स्टॉक प्राइस के साथ, लेकिन मोटा मोटी कह सकते हैं भाई कोविड ने लोगों को ये रियलाइजेशन दिलाया कि भाई कोविड जैसी चीज कभी भी हो सकती है, और इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर द ह्यूमैनिटी। बट ये जो चीज है, कुछ एक चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुई इससे, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, मतलब आप नेट तो यूज करेंगे, डाटा तो यूज करेंगे, और जितना आप घर पे रहेंगे उतना ज्यादा इसका कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है, आप खाना खाएंगे, दाल चावल चाहिए आपको, या फिर आपको मिल्क चाहिए, वो उस तरह की चीज हो गई आजकल। टेक जो है, डाटा जो है, या फिर टेक का जो कंजम्पशन है, वो उस तरह की चीजों की कैटेगरी में आने लगा है। तो ये जो चीज है, या फिर अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ एक समय से चाइना जो है वो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है एडवर्स, उनसे गुजर रहा है, तो चाइना में इंटरेस्ट कम हो गया इन्वेस्टर का, चाइना इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। तो वो जो हुआ कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक है टेक में, तो वो अच्छा कर रहा होगा, भले ही उसके साथ उतना अच्छा हो या ना हो, क्योंकि सेक्टर में इंटरेस्ट है। सिमिलरली कोई चाइना की कंपनी है, चाइना का स्टॉक है, वो खराब कर रहा होगा,
क्यों? क्योंकि चाइना इटसेल्फ इज नॉट डूइंग वेल। तो ये एसेट बेस्ड इन्वेस्टिंग है, ये कंट्री बेस्ड या थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग है, एज कंपेयर टू जब आप बहुत एक बारीकी तौर पर डिस्कशन करते हैं या सोचते हैं, रिसर्च करते हैं स्टॉक्स के बारे में। अब देखिए, ये एक जो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है चाइना का, ये शंघाई स्टॉक एक्सचेंज SSE कंपोजिट इंडेक्स है, और यहाँ पे आप देखिए, ये आपको पिछले लगभग 25-30 सालों का ये ग्राफ है, और आप देखेंगे कि ये जो चीज है वो दो जगह पर पीक की है, कि एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के आसपास और दूसरा 2016 के आसपास। उसके बाद से लगभग फ्लैट ही है। दुनिया में कितना कुछ चेंज हो गया। देखिए, आप कोविड के टाइम देखिए, कोविड के बाद से दुनिया भर के मार्केट इतना रिकवर कर लिए, इतना रिवाइव कर लिए, बट चाइना जहां का तहां है, फ्लैट लाइन। इट्स वेरी इन अ वे डिप्रेसिंग, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, कि चाइना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इट्स नॉट डूइंग वेल, और स्पेशली कोविड के बाद से रिकवरी लगभग हुई ही नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्राइम प्लस इंडेक्स है, 10 कंपनीज है इसमें, उनका जो नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, फेसबुक जिसका नाम अभी मेटा है, और इस तरह की काफी टोटल 10 कंपनीज हैं, उसमें वही सेम अमेजॉन, एप्पल, वो सब शामिल हैं, और भी कुछ एक कंपनीज हैं। तो आप देखिए बैंक ने कैसा किया है। ये जो इन्वेस्टिंग है बैंक की, अगर आप देखें पिछले लगभग 7-8 सालों में या 5-6 सालों में, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अचानक से बड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। जो कोविड के बाद से जब स्टॉक्स गिरे, तो उसके बाद से फिर टेक में अचानक से बहुत इंटरेस्ट आया। लेकिन अगर आप इस चीज को पिछले 6 महीने में देखेंगे, तो थोड़ा सा एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो साइडवेज टिल्ट कर रहा है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे गया मार्केट, थोड़ा सा रिवाइव किया। तो NYSE फैंग जो इंडेक्स है, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो चीज पर्टिकुलर थीम बेस्ड या सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है, वो उसके एग्जांपल्स हैं। फिर आप देखें कि क्या काम करता है और कैसी किसी मिस्टेक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जापान। पिछले लगभग 40 सालों का अगर आप जापान का मार्केट देखेंगे, तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग यार कुछ भी कर लो यार, इक्विटीज तो बेटर करेंगे बाकी किसी और एसेट से। ये एक एजम्पशन है जो कि बहुत अच्छे से प्ले आउट किया है इंडिया में और बहुत सारे मार्केट्स में। अगर आप पिछले किसी भी म्यूचुअल फंड के पास या किसी भी इन्वेस्टर के पास अगर जाएंगे, तो बोले यार बस किसी भी तरह से आप 5-7% जो FD मिलता है, उसके कंपेरिजन में आपको कंपैरिजन करेंगे तो 12-15% रिटर्न आपको मिल रहा है इक्विटीज में, मार्केट में। बट ये जो एजम्पशन है, वो एजम्पशन इस बात पे बेस्ड है कि सब कुछ ठीक ठीक रहता है। मार्केट, एज दे से, देयर इज नो गारंटी, राइट? देयर आर नो assured returns, there are no guaranteed returns. People might say whatever they want, and people might say whichever way they want to present the picture, but the fact is, and all of us know it very well, कभी कभी लालच में फंसते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ग्रीड हो जाती है। लेकिन फैक्ट यही है, हम सबको पता है कि मार्केट जो है, मार्केट की कोई गारंटी नहीं। आज आपने स्टॉक खरीद लिया, ये पीक पे खरीदा है या बॉटम पे खरीदा है या कहाँ पे खरीदा है, इस बात का पता आपको फ्यूचर में ही चलने वाला है। वो भविष्य में ही आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसा करे। या फिर ऑयल एंड गैस है, ऑयल एंड गैस का एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो आप ये देखिए, जापान का एग्जांपल है। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 होता है या फिर सेंसेक्स होता है, वैसे निफ्टी जो कि जापान का मार्केट है 225 उनका इंडेक्स है। ये आप अगर इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार इक्विटी इन्वेस्टिंग उतना सेफ नहीं है। ये ऑफकोर्स आपको पर्पस इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में डराना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको जितनी ज्यादा चीजें, जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव पता होंगे, उतनी ही बेटर आपकी इन्वेस्टिंग होगी, उतना ही बेटर तरीके से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं हमेशा। किसी भी तरह का कोई सेंसेशनलाइज करना, भाई ये खरीद लिए 1 हफ्ते में 3 गुना हो जाएगा 4, वो सब नहीं करते हम लोग। हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा चीजें आपको पता हो, जितनी ज्यादा पर्सपेक्टिव्स आपके पास हो, उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग मैच्योर होगी, रोबस्ट होगी और बेटर होती जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है जो आप जापान का देखिए, कि ये जापान में 1989, मतलब लगभग आज से 35 साल पहले, 1989, 35 years back, and of course I born before that, but many of you may not have even born that time. और वो जो मार्केट का लेवल था जापान में निक्की 225 इंडेक्स का, वो लेवल अभी कुछ समय पहले ब्रीच हुआ। इस ग्राफ को देखिए, इट्स जस्ट सो डिप्रेसिंग दैट इन 35 years investors in Japan have not made any money. They have not done anything.
And that's something which is a very disturbing fact, but it's something which is also important for us to remember and know that whenever you're buying a stock, whenever you're buying a index, these possibilities always exist. कितनी possibility है ये आपको खुद को समझना है, रिसर्च करनी है, और लेकिन गारंटी नहीं है कि भाई आपका ये स्टॉक आपने खरीदे ऊपर ही जाने वाला है इतना भी टाइम फ्रेम होगा। हाँ, नेचुरल ये है कि भाई जिस तरह का मार्केट का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, जिस तरह की इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह का बाकी सब चीजें हो रही हैं, डेफिनेटली वी आर very favorably placed in our market and in our equities. But Japan, which used to look like that, there was a time when Japan market was bigger than US. But now look at it. It has not done anything in last 35 years. Similarly, आप ये oil and gas index को देखें. Oil and gas index अगर आप देखते हैं तो पता लगेगा अरे यार ये पिछले 12-15 साल से देख रहा हूँ तो ये तो नेगेटिव है, रेड है ये लाइन। मतलब अगर आप 2010 के आसपास ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो S&P का है, S&P इज यूएस इंडेक्स, तो S&P 500 जैसे कि यूएस का एक बहुत प्रोमिनेंट इंडेक्स है S&P 500। S&P इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर। आपने सुना होगा शायद, इट्स अ रेटिंग एजेंसी एंड इट हैज डन a lot of good work in different areas. So S&P के नाम से एक इंडेक्स है S&P 500। वो S&P 500 ऑयल एंड गैस का भी एक इंडेक्स है। तो आप देखें इसकी बहुत सारी चीजें हो रही है भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत सारा जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के खिलाफ है, तो उसका असर आपको दिख रहा है। मतलब आप कितनी भी अच्छी कंपनी होंगे जापान में, या आप कितनी भी अच्छी कंपनी होंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर में, नॉट टू से कि सभी स्टॉक खराब किए होंगे, लेकिन इन जनरल आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स है। बचपन के वो अर्थमेटिक के सवाल सभी को याद होंगे और वो अलजेब्रा भी याद होगा कि भाई हम जब डिस्कशन करते थे कि जब आप नदी के बहाव के साथ तैर रहे हैं या आपकी नाव नदी के बहाव के साथ तैर रही है तो आप ज्यादा स्पीड में चलते हैं, और जब आप अपोजिट में चल रहे होते हैं तो आपको नदी के अगेंस्ट में चलना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा है कि अगर नदी का बहाव बहुत स्ट्रांग है तो आप कितना भी कोशिश करेंगे आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उसको आप उसके अगेंस्ट में ही आप चल नहीं पाएंगे। तो ये जो चीज है वो बहुत स्ट्रांग है ट्रेंड। तो आपको इन चीजों को याद रखना, इन चीजों को समझना जरूरी है कि जब कभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये स्टॉक में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और ये स्टॉक स्ट्रक्चरली बहुत नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो उस टाइम इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर आप देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब जीएसटी आया था तो जीएसटी के बारे में कहा जाता था कि भाई जीएसटी से उन सेक्टर्स को बड़ा फायदा होगा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मूव करेंगे। तो एक सेगमेंट था एयर कूलर्स लोग वेस्टर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में काफी यूज करते हैं गर्मी के मौसम में। जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहां पे एयर कूलर नहीं यूज हो सकते, लेकिन जहां पे बहुत लू चल रही है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है, मई जून के महीने में तो कूलर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये जो कूलर्स हैं वो बहुत अनऑर्गेनाइज टाइप की इंडस्ट्री हुआ करती थी, और इसमें बोला कि भाई सिंफनी जो है, सिंफनी ऑर्गेनाइज प्लेयर है और ये बड़ा फायदा होगा जीएसटी से इसको। तो आप इसका चार्ट देखिए, ये स्टॉक प्राइस का, ये हमने चार्ट जो दिखाया आप 2016-17 के आसपास, 18 के आसपास देखिए इसको। ये बड़ा इसमें इंटरेस्ट था लोगों का, और ये थ्योरी यही थी कि काफी हद तक कि भाई अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ अगर मार्केट मूव कर रहा है तो इस स्टॉक को फायदा होगा। तो सिंपली जो स्टॉक था बड़ा उसको फायदा भी हुआ उस टाइम पे। देखिए आप ये चार्ट जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि 2018 जनवरी, मतलब ये उस टाइम में जबकि जीएसटी का बड़ा माहौल बना हुआ था, जीएसटी से क्या क्या फायदा होंगे, जीएसटी के बारे में डेली अखबार में 2-4 न्यूज आर्टिकल हुआ करते थे। तो ये लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो चीजें जा रही हैं। हमने आपको याद होगा अपने जब हम टाइटन के वीडियो को डिस्कस कर रहे थे, टाइटन के स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ज्वेलरी जो मार्केट था उसका अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाना was a big decision, was a big deal, and मिस्टर राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्टेड इन टाइटन ऑलमोस्ट 20 साल पहले, और ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, बड़ा फायदा हुआ टाइटन को उसका, क्योंकि तनिष्क जो उनका ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर हुआ और लोगों ने बहुत उसको, स्टॉक को भी फायदा होता है जब कंपनी अच्छा करती है और बिजनेस अच्छा करता है। तो ये सेम चीज यहाँ पे होती है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इट डजंट डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस। तो बहुत, मतलब ये क्यों बता रहे हैं आपको, ये इसका मतलब ये है कि जब कभी आप कोई थीम प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें आपको याद रखना जरूरी है कि थीम जो है वो आप बहुत केयरफुली प्ले करें, और वो मैसेजेस हम या जो की टेक अवे है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एग्जांपल्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिस को मिक्स कर रहे हैं और थ्योरी प्लस प्रैक्टिस को एक साथ जोड़ के हम जो देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि भाई थीम तो अच्छा चल रहा था लेकिन डज नॉट
लास्ट फॉरएवर। जूम बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है। कोविड आया तो देखिए क्या हुआ। ये स्टॉक जो था ना, आप देख रहे हैं 2020 अक्टूबर में इसने पीक किया था। 2000 अक्टूबर में जब पीक किया था तो इसने लगभग $560 के आसपास ये था स्टॉक। और ये स्टॉक जब चल रहा था तो इसने, आप देखिए 2020 की शुरुआत से लेके 2020 के एंड तक ये स्टॉक कितना बढ़ गया। ये स्टॉक जो था लगभग 100 के आसपास 600 पे चला गया। मतलब एक 8 से 10 गुना इसने किया एक बहुत कम समय में। उसके बाद देखिए ये कितना नीचे आ गया है और ऑलमोस्ट 1/10 प्राइस पे। तो जैसा कि सिम्फनी के केस में ऑफकोर्स इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जूम के केस में आप देखिए, जूम सभी जूम कर रहे थे। बच्चे स्कूल में जूम कर रहे थे क्योंकि उनको क्लासेस अटेंड करनी थी वर्चुअली, या फिर ऑफिस में जूम बहुत यूज हो रहा था। सब कुछ जूम पे ही हो रहा था, मतलब पूरी दुनिया जूम की बेसिस पे चल रही थी। बट कोविड डिडंट गो इन अक्टूबर 2020। कोविड जो इंडिया में स्पेशली जो सेकेंड वेव थी वो 2021 में बहुत स्ट्रांग थी एंड इट लेड टू many losses in terms of lives and in terms of everything else. But उसके बावजूद ये पीक कर गया अक्टूबर 2020 में। उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया। अब एक और बहुत करंट एग्जांपल है AI जो है बज़वर्ड है। AI किसी भी चीज में आप AI जोड़ दीजिए, कोई भी कंपनी इट्स वेरी फनी, लाइक एट टाइम्स द कंपनीज व्हिच डोंट इवन हैव anything to do with AI, they are talking about AI. So this is great, of course. If you do AI, it's fantastic. But what it does to markets, so like Nvidia जो है, Nvidia एक चिप बनाने वाली कंपनी, उसका आप स्टॉक प्राइस देखिए, माइंड बॉगलिंग है। ये जो स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो हम इसका लगभग पिछले 20 साल का स्टॉक प्राइस का जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट देख रहा है, कितना है आप नंबर देखिए, माइंड बॉगलिंग। 256,975%। समझ रहे आप, 2569 टाइम्स बढ़ गया है, 2600 गुना हो गया है स्टॉक। कैन यू इमेजिन, ₹1 आपने लगाया तो 2600 रुपया हो गया वो। एंड दिस इज समथिंग विच इन द राइट हैंड साइड द पास्ट 5 years। ऑफ कोर्स 20 साल का चार्ट तो आप कहते हैं यार 20 साल पहले किसको पता था एनवीडिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 5 साल आप देख लीजिए, 5 साल पहले स्टॉक लगभग $5 से नीचे था, 4.47 जो आप प्राइस देख रहे हैं 2019 में सितंबर में। और ये जो अभी प्राइस है 102 है, मतलब लगभग 20 गुने से ज्यादा, 22-23 गुने से ज्यादा पिछले 5 साल में भी हो गया, which is phenomenal, which is fantastic performance। बट एक और चीज आप याद रखें कि ये अभी आपको इसका ये फ्यूचर ऐसे है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, स्टिल दैट इज नॉट श्योर। बिकॉज आज जिस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो बहुत, ऑफ कोर्स अर्निंग्स बहुत जबरदस्त हैं और पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और पी आप देखिए, पी स्टिल इज नॉट वेरी स्ट्रेच्ड, 50 से कम का पी है। 50 से ज्यादा के पीए पे तो इंडिया के कितने सारे स्टॉक ट्रेड करते हैं। आप कहेंगे नहीं यार अर्निंग्स तो आ रही हैं, बट अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी केयरफुली नीड्स टू बी डन एंड असेस्ड कि भाई हम फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या सोचते हैं। अब आप देखिए इंडियन एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस बहुत पॉपुलर हो रही है इंडिया में। बहुत सारे लोग, बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इवन गवर्नमेंट के ऑर्डर कर रहे हैं, इवन प्राइवेट दे आर ऑर्डरिंग इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक करके एक कंपनी है और आप इस कंपनी का पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। हम ये उनके प्रेजेंटेशन से ये चार्ट लिए हैं, राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहे हैं। रेवेन्यू है, एडजस्टेड ईबिटा है, पैट है, नंबर ऑफ ईवीज हो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप बिजनेस कितना कर रहे हैं। रेवेन्यू पैट वगैरह तो फॉलो करेंगे, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, बट आप नंबर ऑफ ईवीज देखिए कितना बेचे इन्होंने। FY21 में 88, FY22 में 259, देन FY23 में 580, FY24 में थोड़ा कम था। लेकिन क्या था कि अगर आप देखिए कभी कभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी होता है। जो कंपनी 80-100 ईवी बेचती थी, अगर उसको 3 साल के अंदर 500-600 तक पहुंचना पड़े तो कभी कभी इंटरनल प्रोसेसेस पे, इंटरनल सिस्टम्स पे भी प्रेशर आता है। लेकिन अगर आप ऑर्डर बुक को देखें, मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूं कि ऑर्डर कैसे बढ़ रहे हैं। ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 7-8 सालों में। अब देखिए 2023 में जो ऑर्डर थे वो 2022 की तुलना में डबल से ज्यादा थे, लगभग 2500 के कंपैरिजन में 6000 से कुछ कम। और जो 24 चल रहा है कैलेंडर ईयर का डाटा है, तो कैलेंडर ईयर में अभी भी नंबर बहुत अच्छा है। तो मतलब पॉइंट इज कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक बहुत अच्छा कर रहा है, इट्स फिनोमिनल, बिकॉज ईवीज में लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। अब भाई हम डिस्कस किए थे जैसे पिछले बार एक वीडियो में कि
पी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है माल इसको स्टॉक के चलने में, या फिर ईपीएस करता है, वो चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देखिए अब ये इसका स्टॉक प्राइस चार्ट है, ये पिछले 5 साल का, और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो ये स्टॉक प्राइस चार्ट आपको ये दिखा रहा है कि भाई पिछले 5 सालों में लगभग 8 गुना हो गया स्टॉक, 8-9 गुना हो गया, तो 70-80% रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। अब ये चीज़ है कि जो ईवीज का इंटरेस्ट है मार्केट में, या जो जनरल एक फिनोमेना आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्ले आउट कर रही है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें कि पिछले 6 महीने का चार्ट में देखता हूँ, ईवीज में इंटरेस्ट जहाँ का तहाँ है, और ये स्टॉक ऐसा किया। अभी आपने कुछ बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है पिछले 1-2 दिन की कि कुछ कंपनीज ने ईवी के प्राइस कम करना शुरू कर दी, और जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने भी बोला कि एक जमाना था जब ईवीज को सपोर्ट की जरूरत थी, पॉलिसी सपोर्ट मतलब सब्सिडी की जरूरत थी, लेकिन अब उस लेवल पे आ गए हैं कि जब पेट्रोल डीजल और ये सब इक्वली कंपेरेबल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई ये जो पॉलिसी सपोर्ट का डिसीजन है ऑफकोर्स बाकी लोग लेंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि भाई अब जो स्थिति है वो जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ईवी को सपोर्ट की। तो मतलब ये है कि चल तो रहा है ईवी, लेकिन इन्वेस्टर ने उस चीज़ को फैक्टर इन करना शुरू कर दिया। अब ये 6 महीने का अगर आप देखेंगे, स्टॉक इज डाउन 15-16% के हिसाब से। और पिछला अगर आप देखेंगे, पिछला बहुत मतलब 1.5-2 महीने का, तो स्टॉक हैज करेक्टेड सिग्निफिकेंटली। 1900 के आसपास, 2000 के आसपास स्टॉक हुआ करता था, और आज 1500-1600 पे आ गया। और आज भी कंपनी का जो पीई है वो 150 से ऊपर है। मतलब आप देखिए कि ये जो चीज़ थी, मैं थीम इन्वेस्टिंग के कंटेक्स्ट में अगर बोलूँ, ईवीज का सेंटिमेंट वैसा का वैसा है, कंपनी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन 200 से जो पी था वो आज 50 के आसपास आ गया। फिर भी आप अगर आप समझिए कि इसको आप स्टॉक को 2 या 3 महीना पहले खरीदते, तो आपको लगता है यार कि ईवीज में तो इंटरेस्ट लोगों का अभी भी है, लेकिन स्टॉक के नीचे जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो अर्निंग्स है वो थोड़ा सा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है पिछले कुछ समय में, और उसकी वजह से पीई भी नीचे आ गया है, 200 के आसपास से, हमने बोला 150 पे आ गया। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की ईवी में इंटरेस्ट है और थीम चल रहा है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि स्टॉक आप सही समय पर पकड़ पाएँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जिसके बारे में और भी बात करेंगे कि टाइमिंग जो होती है थीम में पकड़ पाना बहुत आसान काम नहीं है। अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए टॉप डाउन इन्वेस्टिंग क्यों मुश्किल है? पहली बात तो क्या कि रियल टाइम बेसिस पे आप कुछ भी और एक्टिविटी करते हैं, समझिए कि आप कहीं जॉब करते हैं या आप कुछ और किसी भी तरह की बिजनेस या एक्टिविटी में कंसर्न लगे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास 24 घंटे ये समय नहीं है कि आप 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ें, हमेशा इकोनॉमिक टाइम्स या मिंट या मनी कंट्रोल पर रिसर्च करते रहें। बहुत से लोग करते हैं, बट फिर भी सब कुछ असेस कर पाना, सब कुछ पकड़ पाना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे डेटाबेस जो हैं जो आपको रियल टाइम डाटा देते हो, काफ़ी उनका सब्सक्रिप्शन एक्सपेंसिव होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो डेटाबेस ले पाए। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 24 घंटे यही काम है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हैं, कोई लोग हैं जो कि स्पेसिफिकली इस बात पर बैठे हुए हैं कि भाई मार्केट में कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, तो उनको एक एज है। जैसा कि हमने आपको याद होगा, कभी हमने एक वीडियो में बात की थी कि किस तरह से मिलेनियम और जेन स्ट्रीट 2 फंड बहुत पैसा कमाए इंडिया में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में, और वो जो चीज़ है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर पैसा कमा रहे हैं किसी एसेट में, तो मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसा जा रहा है, राइट? तो वो डेरिवेटिव्स के लिए इसीलिए कहा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत रिस्की है। 100 में से 90 लोग इसको नुकसान उठाते हैं डेरिवेटिव्स में। तो ये जो चीज़ है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इसका एक एडवांटेज है कि उनके पास एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, बहुत बड़ी टीम्स है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइमिंग जो है एंट्री और एग्जिट का बहुत मुश्किल है, उसको टाइम कर पाना। स्टॉक मार्केट में जनरली मुश्किल है, लेकिन थीम को पकड़ पाना तो और भी मुश्किल है। जैसा हमने कहा कि भाई ईवी चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर भी स्टॉक नहीं चल रहा है, स्टॉक बल्कि नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है, एक हमने सिम्फनी का एग्जाम्पल देखा, या जूम का एग्जाम्पल देखा, या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का एग्जाम्पल देखा कि भाई जब भी कभी थीम भी चल रहा हो तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक्स उस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। तो थीम को पकड़ पाना, उसमें टाइम से एंटर कर पाना, टाइम से एग्जिट कर पाना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। अब हाइंडसाइड में देख के तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि भैया ये भी ऐसा कर सकते थे, वो भी ऐसा कर सकते थे। अब ये एग्जांपल देखिए,
Zomato, जो कि again the stock has done very well recently, but there was a time when stock was struggling, and from its IPO price, the stock was down almost 60-70%, and people were saying that this company is gone. At what point you would say that the sentiment changed? It's very difficult. Hindsight जो 2020 होती है कि भैया हम तो इस 45 पे 50 पे खरीद लेते इसको, लेकिन ये जो चीज़ है कि भाई, और आज भी मतलब लाइक अगर आप बिजनेस मॉडल को देखें तो जिस तरीके से समझिए स्विगी है या फिर कुछ और चीज़ है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर इमर्ज हो जाए जो कि इस बिजनेस में कम्पीट करे, इट्स नॉट ईजी, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो वो जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किस समय पे, आज भी अगर आप पी देखें तो प्राइस टू अर्निंग 380 के आसपास है, 400 के आसपास का पी है। अगेन बहुत सारी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। Zomato एज अ कंपनी हैज डन वेरी वेल रिसेंटली, और स्टॉक नेचुरली अच्छा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें भाई अब तो थीम चल रहा है तो हम खरीदते हैं तो 1000 होने ही वाला है। या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो सिर्फ स्टॉक्स की नहीं है, उसमें जैसे आप देखें, ये एक एग्जांपल है गोल्ड का। जो गोल्ड है 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस आप देख रहे हैं, यहाँ पे किस जगह पे आप बोलेंगे कि भाई ये जो प्राइस है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे पिछले लगभग साल भर का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल है कि आप समझ पाएँ कि भाई किस जगह पे आप एंट्री किए, किस जगह एग्जिट किए। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइमिंग, ये सब चार्ट आपको सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि एंट्री और एग्जिट का टाइम अगर आप देखें, इन चार्ट को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करें, असेस करें, तो आपको लगेगा कि एंट्री और एग्जिट थीम में बहुत आसान काम नहीं है, उसको पकड़ पाना बहुत ईजी नहीं। S&P 500 का एग्जाम्पल है। S&P 500 का एग्जाम्पल अगर आप देखें कि वो जब कोविड का टाइम था तो कोविड पे काफ़ी नीचे गए स्टॉक्स, और उसके बाद अचानक से स्टॉक चलना शुरू हुए, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि भाई अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत ऐसा नेगेटिव न्यूज़ है कि भाई रेट कट होगा या बाकी और चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से आप S&P 500 का एग्जाम्पल देखिए। यूएस का प्रोमिनेंट इंडेक्स है, जैसे हमारे निफ्टी 50 S&P वैसे S&P 500 यूएस में। रुपी, इंडियन रुपी का एग्जाम्पल, अब एसेट है, करेंसी भी एक एसेट होती है और करेंसी भी एक एसेट क्लास है। तो आप देखें यहाँ पे पिछले कुछ समय से, ये पिछले अगर आप पिछले लगभग 1.5-2 साल का प्राइस ट्रेंड देखें तो रुपी हैज़ बीन काइंड ऑफ स्टेबल, इट हैज़ नॉट डन दैट बैडली। उससे लेकिन 2-3 साल पहले बहुत ख़राब किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ टाइमिंग एंट्री का, एग्जिट का, ये कोई गारंटी नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी सही ले पाए, पर उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, उनके पास ज़्यादा मैन पावर है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बड़ी टीम्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होगा। 100% आसान उनके लिए भी नहीं है। अगर 100% आसान होता तो मार्केट में फ्री मनी होता, फ्री मनी मार्केट में नहीं है कहीं भी। बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए और भी बहुत ज़रूरी है कि वो जिन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, जिन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, जिन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बेट लें, उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करें। निफ्टी 50 का एक इंडिया का प्रोमिनेंट इंडेक्स, और निफ्टी 50 का अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में लगभग 127% रिटर्न दिया है, 1.25 गुना हो गया। इट्स नॉट अ बैड रिटर्न। 20% के आसपास अगर आपका स्टॉक रिटर्न्स हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 18-20% इज अ फैंटास्टिक रिटर्न। और अगर आप ये देखें कि ये एनुअल की बात करें तो CAGR 18-20% अगर आपका है, दिस इज अ फैंटास्टिक रिटर्न, इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और ये जो चीज़ अगर आप यहाँ पे आज अगर देखें कि किस पॉइंट पे आप कहेंगे कि भाई ये तो ठीक है, आज भले ही 83,000 पे निफ्टी हो, या फिर 25,000 पे 83,000 पे सेंसेक्स हो, या 25,000 पे निफ्टी हो, चलेगा, और द मार्केट इज गोइंग टू डू वेल वंस अगेन। दैट्स समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, not to scare you off and not to sound a warning bell, but point is कि ये जो हाइंडसाइट में जब जाके देखते हैं करें यार 2020 मार्च अप्रैल में क्यों ना इन्वेस्ट कर दिया, वो चीज़ें बहुत पीछे के ग्राफ को देख के पढ़ना बहुत आसान है। तो ये चीज़ ना कि एक लुक बैक जब आप बायस क्रिएट करते हैं तो वो आप बहुत आसान समझते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट डिसीजन आसान होता है उस टाइम पे, लेकिन दैट इज़ व्हाट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। जैसे आज की डेट में पॉपुलर थीम्स क्या है, डिफेंस है, टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, AI है, और भी है, लेकिन 4 मोटा थीम। डिफेंस, अगेन डिफेंस का बहुत ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है कि बनाई जाए। टूरिज्म है, ऑफकोर्स रिवेंज ट्रैवल है, रिवेंज टूरिज्म चालू हुआ था कोविड के बाद से, बट टूरिज्म सेक्टर इज डन फिनोमिनली वेल। होटल्स के स्टॉक्स हैं या फिर एयरलाइंस हैं,
दे आर डूइंग प्रीटी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ग्रोथ हो रही है। एआई तो एज वी डिस्कस्ड अबाउट एनवीडिया, दिस इज अ फिनोमिनल थीम। अब आप देखें कि ये सब चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर के लिए, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कैपेबिलिटी जो है उसको ऑफकोर्स अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन ओवर एस्टिमेट ना करें। और अक्सर मार्केट में इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई वुड से दैट 90% से ज़्यादा लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटीज़ स्टॉक सिलेक्शन की या इन्वेस्टिंग की। उसके अलावा छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें, मतलब जब आप किसी थीम को प्ले कर रहे हैं तो आप छोटा स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप शायद ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ना नहीं है, ट्रैक द चेंजेस, ट्रैक द जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको आप ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहें, एवेल्यूएट करते रहें, और बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हो, क्योंकि थीम जो है, थीम कब रिवर्स हो जाता है। जैसे हमने पेंट्स का सेक्टर डिस्कस किया था, राइट, कि पिछले 2 महीने में अचानक से टर्न अराउंड हुआ और शायद वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगे इन्वेस्टर को, तो वो स्टॉक चलना शुरू हो गए और स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया। Again, thank you so much, but this is not an investment advice. This is not a buy and sell recommendation. आप अपनी रिसर्च खुद करें, और जिनकी भी एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में जानें। कोई क्वेश्चंस है तो हमें लिखें, कोई फीडबैक है तो हमें बताएं। बट दिस इज समथिंग विच इज़ बीइंग डन विद एन इंटेंट ऑफ एजुकेशनल पर्पस। मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस और थ्योरी के साथ मिला के अगर चीज़ों को समझेंगे तो शायद आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। Thank you so much. We'll meet you soon with another interesting topic on another interesting idea. Thank you so much.